बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ा इसे इसके बदले एक नेकी मिलेगी और वो एक नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है 3 फेज़ AC सप्लाई। इसका दूसरा नाम 3 फेज़ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर भी है। इसको आप 3 फेज़ AC सप्लाई भी कह सकते हैं या 3 फेज़ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का नाम भी दे सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप लोगों को अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी कि हमारे घर में जो 2 वायर्स होती हैं वो क्या होती हैं, किसको हाथ लगाने से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, किसको हाथ लगाने से आपको कुछ भी नहीं हो सकता, और जो परिंदे होते हैं वायर्स के ऊपर बैठे होते हैं उनको कुछ क्यों नहीं होता, और जो हमारे गली में 3, 4 या 2 वायर्स पोल्स के साथ खंभों के साथ लगी होती हैं वो कौन सी वायर्स हैं, बिजली कहाँ से पैदा होती है, अगर हम ज़मीन पे खड़े हैं तो हाथ लगाने से क्यों करंट पड़ता है, अगर ज़मीन पर कोई चीज़ इंसुलेटर रखकर उसके ऊपर खड़े हो जाएं फिर किसी वायर को आप टच करें तो फिर हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता। तो इसमें आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनका तल्लुक़ हमारी रूटीन लाइफ से होगा और आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले बेटा जो 3 फेज़ वर्ड है ये समझने से पहले आपको सिंगल फेज़ AC सप्लाई या सिंगल फेज़ AC जनरेटर को समझना होगा कि सिंगल फेज़ AC जनरेटर क्या है। तो इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 15 में एक पूरी डिटेल से इसको स्टडी करके आए हैं। वो जो आपको चैप्टर नंबर 15 में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पढ़ाया था, दरअसल वो सिंगल फेज़ AC जनरेटर था। अब अगला सवाल है कि इसको सिंगल फेज़ क्यों बोला, तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूँ। चैप्टर नंबर 15 में हमने ये माना था कि ये बेटा हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैंने ग्रीन कलर से मैग्नेटिक फील्ड को शो कर दिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक ऐसे कॉइल रखी हुई थी रेक्टेंगुलर शेप की, और ये इस कॉइल की शाफ्ट होती है। इस कॉइल को हम मैकेनिकल एनर्जी दे के ऐसे घुमाते हैं। जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखकर घुमाई जाती है तो इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल का एक एंड हाई पोटेंशियल पे चला जाता था, दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे, यानी इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता था। क्योंकि कॉइल जब घूमती है एंगल चेंज होता है। फैराडे रूल के मुताबिक जब भी किसी कॉइल पे लगने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो याद रख लो उस कॉइल के अंदर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस क्रिएट हो जाएगा। और इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने एक स्लिप रिंग लगाया था, आपको याद हो, ये मैंने जो ब्लू कलर से ऐसे रिंग बनाया इसको हम स्लिप रिंग का नाम देते थे। और इसी तरह हमने इसके दूसरे टर्मिनल्स के साथ भी एक स्लिप रिंग बनाया था, इसको भी मैंने ब्लू कलर से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर आपको याद हो कि हम बाहर से इसके साथ यहाँ ब्लैक कलर के कार्बन ब्रशेस को कनेक्ट करते थे। इस साइड पर भी कार्बन के ब्रशेस को, जो कार्बन का ब्रश है इसको कनेक्ट करते हैं, ये इनके साथ स्लाइड कर रहा होता है। और यहाँ पे हमने ये जो रिंग के साथ ये वाला टर्मिनल है इसका नाम A रख दिया, और ये वाले रिंग के साथ जो ब्रश है इसका नाम हमने B रख दिया। अब जब ये घूमता है तो ये A हाई पोटेंशियल पे चला जाता है, B लो पोटेंशियल पे चला जाता है, या B वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे चला जाता है, A वाला लो पे चला जाता है। ये आपने डिटेल से स्टडी कर लिया है। आपको याद होना चाहिए इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था वो बराबर था n ओमेगा AB साइन ऑफ थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ कॉइल, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं, और ये एंगल साइन के साथ थीटा। और आपको याद होना चाहिए वहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि ये वाला जो एंगल लेते हैं हम,
ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ और उस कॉइल के जो यहाँ पे घूम रही है उसके वेक्टर एरिया के बीच लिया जाता है। ये चीज़ हमने स्टडी कर ली थी। और आपको पता है ये वाला फैक्टर जो होता था, एक दफ़ा जब जनरेटर हमने बना लिया तो ये वाला जो नवाब है, ये जो नवाब साहब हैं, ये जिस बात पे आपने फिक्स कर दिए ये उसी बात पे फिक्स रहते हैं। मतलब जो आपने हर चीज़ सेट करनी थी एक दफ़ा एडजस्ट कर दी, ये वाला फैक्टर सारा फिक्स रहता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो जनरेटर में जब कॉइल घूमती है बदलती है, वो है एंगल। जब बेटा एंगल चेंज होता है तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वजह से टर्मिनल्स ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो चेंज होता है। चूँकि यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस चेंज होता है इसलिए इसको हम अल्टरनेटिंग जनरेटर कहते हैं। अब ये चीज़ भी मैंने बता दी, और इस पूरे फैक्टर को हम जो है वी नॉट का नाम देते हैं, या मैक्सिमम वोल्टेज का, एन ओमेगा ए बी। एक तो बात ये है कि जनरेटर बनाने के बाद ये कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पर इसका नाम हमने वी नॉट रखा है, इसको हम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज का नाम देते हैं। अब अगर हम इसकी जगह पर वी नॉट कंसिडर कर लें तो वी यहाँ पे आ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल ए और बी के दरमियान है, इसलिए मैंने वी ए बी लिख दिया। इसकी जगह वी नॉट लिख दिया, साइन ऑफ थीटा यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से आपको मिलेगा। अब अगला सवाल है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें एंगल के दरमियान और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान तो कैसा होगा। तो आपको पता है ये कांस्टेंट रहता है, साइन थीटा जैसा ग्राफ बनेगा। और आप सब बेटा जानते हैं कि साइन थीटा का ग्राफ कितना होता है, कैसा होता है। साइन थीटा का ग्राफ जो होता है वो किस तरह का होता है ये आप लोग पहले से जानते हैं। इसको साइनोसॉइडल कर्व भी कहते हैं या साइनोसॉइड भी कहते हैं। तो याद रख लो, जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस लिया जाता है तो आपके पास एक बेटर वे होता है कि आप एक पॉइंट को जो है ज़ीरो पोटेंशियल मान लें और उस हिसाब से दूसरे का पोटेंशियल जो है वो देखें। मैं मिसाल देता हूँ कि एक पर्सन है जिसके पास 10 रुपये हैं, एक बी पर्सन है जिसके पास 70 रुपीज़ है। अब मुझे बताइए ए और बी में पैसों का डिफरेंस कितने का है। आंसर है यहाँ बी माइनस ए करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। तो हमने इसके 10 माने, इसके 70 माने, डिफरेंस 60 का है। अगर हम इस चीज़ को इस तरह ले लें कि हम चूंकि ए और बी के दरमियान डिफरेंस लेना है, हम ए को 0 मान लें, ए के जो पैसे हैं इसको कितना मान लें 0। अगर हम 10 को 0 मान रहे हैं, कोई चीज़ की वैल्यू 10 है उसको कितना मान लिया 0, और 70 को कितना मानेंगे, आंसर है 70 को फिर 60 मानना पड़ेगा, क्योंकि 10 को 0 कहा है। अगर अब कोई चीज़ 10 है तो उसको आप 0 है आपकी नज़रों में, तो जो 70 है फिर आपकी नज़रों में 60 होगा। तो अब मुझे बताइए, अगर हम इसको रेफरेंस मान लें या इसकी जगह अगर हम इसकी जगह 0 मान लें तो तब हमारा डिफरेंस कितना आएगा। तो बेटा अब भी आप डिफरेंस चेक करेंगे, आ जाएगा 60 माइनस कितना आएगा 0, तो जवाब कितना है 60। जब ये 10 और 70 माना था तब भी डिफरेंस 60 था। जब इन दोनों में से एक को 0 मान के हमने डिफरेंस चेक किया तब भी डिफरेंस 60 आता है। तो ये टर्मिनल वैसे हाई पोटेंशियल पे है, ये टर्मिनल लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट बी है इसका पोटेंशियल 0 मान सकते हैं, आप ए का भी मान सकते हैं। क्योंकि दोनों में डिफरेंस लेना है, एक को आप क्या मान सकते हैं यहाँ पे 0 कंसीडर कर सकते हैं। हम बी को अगर 0 कंसीडर कर लें, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लें, तब ए पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी के साथ, यहाँ भी दोनों का डिफरेंस ही लेना है हमने, ठीक है। अब इसको 0 मान लें और इसका पोटेंशियल चेक कर लें, इसके साथ डिफरेंस ले लें, कितना आएगा। तो हमने बी का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल चेक करना है बी के रिस्पेक्ट में। तो जब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, तो बेटा ग्राफ इस तरह का बनेगा। ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, थीटा बढ़ता जाएगा, यानी टर्मिनल ए के वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, फिर इसके वोल्टेज कम होते जाएंगे, फिर इसके वोल्टेज 0 हो जाएंगे, फिर ए टर्मिनल के वोल्टेज नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर हम ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लेना चाह रहे हैं। हम इन दोनों में से एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बी को रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो तब ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा आपको पता है वो इसके इक्वल होगा। तो अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं एंगल के दरमियान और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। तो ग्राफ कैसा बनेगा, आपको पता है ए टर्मिनल जो है इसको बी को हमने रेफरेंस पॉइंट माना हुआ है, ठीक है। अब ए का पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा पॉजिटिव।
आपको पता है जनरेटर जब घूमता है 180 एंगल के बाद ये जो टर्मिनल है ये क्या हो जाएगा, आंसर है ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये जो रेफरेंस है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको तो आप रेफरेंस मान रहे हैं, इसका जो पोटेंशियल आपने 0 माना हुआ है। तो अब मुझे बताइए ए का पोटेंशियल पहले आपने क्या बनाया था, पॉजिटिव बनाया था। अब आपके ए का पोटेंशियल 180 डिग्री के बाद क्या हो चुका है, नेगेटिव। तो फिर बेटा इसका पोटेंशियल हम नेगेटिव शो करेंगे। तो याद रख लो जब ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के लिए, एक पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस का मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो कितना मान लेते हैं, 0। लेकिन रियल में 0 नहीं होता। जैसे इस बंदे के पास 0 रुपये मान ले, रियल में तो 10 रुपये हैं, लेकिन चूंकि हमने डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस में आप एक को 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता है अगर 10 को 0 कह रहे हैं तो फिर हम 70 को भी 60 कहेंगे, ठीक है। तो चूंकि हमारा कंसर्न यहाँ डिफरेंस से है तो इस तरह किसी एक को 0 लेट करने से डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता बच्चों। तो अब आपने क्या देखा, ग्राफ बनाया किसका, पोटेंशियल ए का, किसके कंपैरिजन में, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। आप लोगों ने ए को क्या मान लेना है, रेफरेंस पॉइंट। तो जब हम ए का ग्राफ बनाएंगे तो क्या पता चलेगा कि जिसको आपने रेफरेंस माना है उसके रिस्पेक्ट में, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए का पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पे 180 डिग्री जब कंप्लीट होता है, यही ए का टर्मिनल पहले पॉजिटिव था, क्या हो जाता है फिर नेगेटिव। तो ए का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर 180 डिग्री के बाद फर्दर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसको तो आपने रेफरेंस माना हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाता है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो जाता है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव हो जाता है, फिर इसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव हो जाता है। हर 180 डिग्री के बाद यहाँ की पोलैरिटी जो है रिवर्स हो जाएगी। तो ये पहले इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव थी, फिर इसकी पोलैरिटी नेगेटिव है, फिर इसकी जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव हो जाएगी, एंड सो ऑन। इस तरह बेटा ग्राफ जो है आगे चलता जाएगा। मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे वर्ड है फेज। फेज किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 16 में भी पढ़ के आए हैं और फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 में भी हमने स्टडी किया है। बेटा ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम फेज का नाम देते हैं, इसी एंगल को फेज का नाम देते हैं। और बेटा याद रख लो ये एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान। ये जो कॉइल है ना, कॉइल, आपको पता है ये कॉइल है, कॉइल का वेक्टर एरिया होगा। आपको पता है किसी भी सरफेस का जो वेक्टर एरिया होता है वो इस सतह के बिल्कुल ऐसे नॉर्मल होता है। अगर सरफेस ऐसे है तो इसका वेक्टर एरिया इधर को होगा, अगर सरफेस ऐसे है इसका वेक्टर एरिया इधर को होगा, सरफेस ऐसे है वेक्टर एरिया इधर को होगा, सरफेस ऐसे है वेक्टर एरिया इधर को होगा। तो वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट तो बाखूबी आप लोग जानते हैं। तो ये एंगल किसके दरमियान है, कॉइल के वेक्टर एरिया के दरमियान, और किसके दरमियान है, मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। और बेटा मुझे बताइए यहां पर जो कॉइल है, एक ही कॉइल है ना, तो जो कॉइल यहां पे आपने कंसीडर की हुई है वो वाली कॉइल या तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहां पे है, या फिर यहां पे, या फिर यहां पे, या फिर यहां पे, या यहां पे। तो ये कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेक्टर एरिया इधर, एंगल कितना है, 0, ठीक है। अब कॉइल थोड़ी घूम गई, एंगल 30 बन गया, एंगल 80 बन गया, एंगल 90 बन गया, एंगल 140 बन गया, 150 बन गया, 180 बन गया। तो यहाँ एक ही कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक ही एंगल बनेगा ना, क्योंकि एक कॉइल है उसका वेक्टर एरिया एक ही बनेगा और वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक ही एंगल आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सिंगल कॉइल है, सिंगल ही आपको एंगल मिलेगा, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं सिंगल फेज। फेज का मतलब एंगल, सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इसका नाम देंगे। स्टोरी समझ आई, क्योंकि इसमें सिंगल कॉइल होती है, सिर्फ एक ही एंगल बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंगल फेज एसी सप्लाई या सिंगल फेज एसी जनरेटर। स्टोरी समझ आई बच्चों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है आगे जाके, इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इसके बारे में आपसे जो है मैक्सिमम चीज़ें जो है वो शेयर करूँ। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जहन में आते हैं कि ये कैसे है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ मैक्सिमम चीज़ों को शेयर कर सकूँ।
अब 3 फेज एसी सप्लाई कैसे होगी? तो बेटा आप खुद समझदार हैं, इसके नाम से ही जाहिर है। अगर सिंगल फेज है तो उसमें एक कॉइल होती है, अगर हम 3 फेज की बात कर रहे हैं तो ये फिर ऐसा जनरेटर है जिसके अंदर 3 कॉइल्स यूज़ की होंगी। हमने कहा कि यार इसको घुमाना तो है ही, आप इसके अंदर एक कॉइल की बजाय 3 कॉइल इंसर्ट कर दें। जैसे हमने फैसलाबाद जाना हो, कार में जा रहे हैं तो चौक से एक सिंगल पर्सन, उसको जो गाड़ी का ड्राइवर है वही जो है गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, उसने फैसलाबाद जाना है, तो अगर रास्ते में 2 लोग उसके ऊपर और भी बैठ जाएं तो आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा? बात समझ गए? तो समझ लो, कुछ ये समझाने के लिए हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन अगर साइंस में फिजिक्स में सोचे तो फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कॉइल की बजाय उसी जनरेटर को, जिसको हमने सोचा था यार चलो इसको घुमाना तो है ही, चलो 2 कॉइलें और साथ घुमा दो, किसी का भला हो जाए, हमें क्या, हमारा क्या जाता है। तो अब हमने क्या किया, वही सारी अरेंजमेंट है, सारी चीज़ें वही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग करना पड़ेगी। हमने एक कॉइल की बजाय उसके अंदर 3 कॉइल्स को फिट कर दिया, तो फिर चूंकि इसके अंदर 3 कॉइल्स फिट हो जाती हैं बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं 3 फेज एसी सप्लाई। बाकी इसमें भी उसी तरह बिजली पैदा होती है, उसी तरह घूमती है, उसी तरह फ्लक्स चेंज होता है, सारा कुछ वही है। समझ लें ये 3 in 1 है। क्या है ये? 3 in 1। इसमें एक कॉइल की बजाय 3 कॉइलें यूज कर लेते हैं। हमने कहा घुमाना तो है ही, एक कॉइल की बजाय 3 कॉइलें लगा देते हैं। तो याद रख लो, इन 3 फेज एसी सप्लाई जो है हम 3 कॉइल्स जो है वो यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ 1, एक की बजाय। और जो तीनों कॉइल्स हैं वो बेटा आपस में 120 के एंगल पे रखी जाएंगी। मैं आपको समझाता हूं कि 120 के एंगल पे कैसे रखी जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइल जो है वो ऐसे बनाई है, फॉर एग्जांपल आपकी कॉइल एक जो है वो ऐसे बनी हुई है, ठीक है, यानी इसके अंदर आपने ये जनरेटर के अंदर ये कॉइल आपने ऐसे एक लगा दी। ये कितनी है? ये एक कॉइल है जो जनरेटर के अंदर हमने ऐसे लगा दी, ठीक है। और जो दूसरी कॉइल है वो इस कॉइल से जो है, ऐसा नहीं करेंगे दूसरी कॉइल भी इसके ऊपर लपेट देंगे, नहीं। अगर एक कॉइल आपने ऐसे बनाई हुई है तो जो दूसरी कॉइल होगी वो हम लोग इसे 120 एंगल पे बनाएंगे। तो दूसरी कॉइल कितने एंगल पर बनाई जाएगी? इसके साथ 120 के एंगल पर बनाई जाएगी। और जो तीसरी कॉइल है, अब दूसरी कॉइल को यहाँ पे बना देते हैं, तो दूसरी कॉइल जो हमने बनाई इसके साथ 120 के एंगल पे, यानी कि ये कॉइल जहाँ पड़ी है, अगली कॉइल को हमने इससे कितना आगे जाकर रखा है? 120 डिग्री अगले जगह पे जाकर रखा, या इतने दर्जे या इतने डिग्री उससे आगे रखा। फिर एक कॉइल हमने यहाँ पे बना दिया ऐसे, तो फिर एक कॉइल और बनाते हैं जो इससे, अब मेरा हाथ नहीं टर्न हो रहा तो मैं इस हाथ को ले लेता हूँ, इससे फर्दर 120 एंगल आगे इसको हमने ऐसे वाउंड कर दिया। तो फिर तीसरी कॉइल हम इससे 120 एंगल आगे। तो पहली कॉइल से दूसरी कॉइल का एंगल 120 है, फिर इससे फर्दर कितना है? 120, और ये फर्दर इससे कितना है? 120। तो ये एक इन्फॉर्मेशनल पॉइंट है, आपको एज आ एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो तीनों कॉइल्स हैं, एक कॉइल का जो एंगल है उससे जो अगली कॉइल रखी है 120 पर, फिर इस कॉइल से जो अगली कॉइल है वो फर्दर 120 पे। मैं इसकी डायग्राम नहीं यहाँ बना सकता, काफ़ी इस पर टाइम लगना है और ये काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाना है। बस ये मैं सिंबल बना के शो कर रहा हूँ कि एक कॉइल यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ। तो कॉइलों का बीचों बीच जो एंगल होता है वो कितना होता है? 120। अब मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, अगर हमने वहाँ पर जनरेटर के अंदर इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी है 0 डिग्री पर, यानी एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो जो दूसरी कॉइल है उसका कितना बन रहा होगा? 120। और जो तीसरी कॉइल है उसका कितना बन रहा होगा? तो आंसर है तीसरी कॉइल का एंगल बन रहा होगा 240। कैसे? देखिए, ये कॉइल का एंगल कितना है? 0। तो ये दूसरी कॉइल का एंगल कितना है? 120। तो जो तीसरी कॉइल है तो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 120, तो फिर कितना आ जाएगा? आंसर है 240। बात समझ गए? तो पहली कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 बना रही है, दूसरी कॉइल 120 बना रही होगी, और तीसरी कॉइल फर्दर उससे 120 आगे 240। अगर थोड़ा चेंज हो जाए, पहली कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है 10 डिग्री, कितना बना रही है? 10 डिग्री। तो आपको पता है दूसरी कॉइल उससे 120 आगे होनी है। तो अगर पहली कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 10 डिग्री बनाया तो दूसरी कॉइल ने फिर मैग्नेटिक फील्ड के साथ, बोलो कितना बनाया? 130। 120 जमा कर देना उसमें, तो 130 हो जाता है। तो फिर जो तीसरी कॉइल है उसने कितना एंगल बनाना है? 120 फर्दर। तो वो जो तीसरी कॉइल है बेटा वो
250 के एंगल पे होगी। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि अगर पहली कॉइल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 5 डिग्री है तो दूसरी कॉइल का एंगल, तो आंसर है दूसरी कॉइल का एंगल 125 होगा। तीसरी कॉइल का एंगल कितना होगा? आंसर है तीसरी कॉइल का एंगल 245 होगा। अगर पहली कॉइल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 20 है, दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो है 140 होगा, तीसरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो है वो 260 होगा। तो याद रख लो, पहली कॉइल से अगली कॉइल ने जो आना है 120 डिग्री आफ्टर, उसके बाद यानी वो आएगी। स्टोरी समझ आई? ये इंफॉर्मेशनल पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब ये भी हो गया 3, मतलब 3 कॉइलें हैं, इसमें स्टोरी समझ आ गया, सारा फंडा क्लियर है। अब फर्दर हम कहानी बनाते हैं कि क्या कहानियां बनती हैं। मैं इसकी यूजर बताऊंगा एंड पे, कहाँ इस्तेमाल होती है, क्यों बनाई गई, बहुत सारी कहानियां, इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं। अब देखें, ये मैंने लिख दिया 3 कॉइल्स प्लेस्ड एंगल ऑफ 120। अगर हम ग्राफ की तरफ आए, थीटा और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखें, मैंने कॉइल यहाँ तीनों बना दी हैं। ये कॉइल नंबर 1, 2, 3 तीनों कॉइल्स यहाँ बनाई है। आपको पता है यहाँ पर एंगल बेटा कितना होता है? ये 0 होता है, ये 90 होता है, 180 होता है, यहाँ पर 270 होता है, यहाँ पे 360 एंड सो ऑन। अगर पहली कॉइल मैंने ली है तो पहली कॉइल आप मान लें 0 के एंगल पे है, ठीक है, यानी ये कॉइल 0 से शुरू हो रही है, तो इसका ग्राफ जो है फर्स्ट कॉइल का मैंने ये बना दिया, ये 0, 90, तो ये पहली कॉइल का ग्राफ बेटा आपके सामने मैंने बना दिया। अब दूसरी कॉइल का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, यानी दूसरी कॉइल से जो हमें आउटपुट मिल रही होगी, इसके वोल्टेज का ग्राफ, चूंकि इस वक्त ये कॉइल 0 पे है, ये उससे 120 आ गया है, तो बेटा इसका ग्राफ जो है वो 120 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? 120 से। शुरू करूं? तो मुझे कहां से ग्राफ शुरू करना चाहिए? मुझे जब ये 0 पे है तो यहाँ पे दूसरी कॉइल का एंगल 120 बनाना चाहिए। तो ये कितना है? 90, ये कितना है? 180, ये 90 है, ये 100 होगा, ये 110 होगा, ये कितना होगा? ये मेरा ख्याल है 120 होता है। 90, 110, 120, चलो ऐसा लगा लो, ये 120 होता है। तो मुझे जो दूसरा ग्राफ है वो यहाँ से शुरू करना चाहिए, यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो फिर बेटा मैं दूसरा ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू करूँगा, ऐसे। तो ये देख लो, फिर दूसरा ग्राफ जो है मुझे ऐसे, आगे फिर आपको पता है अल्टरनेटिंग में किस तरह बनाते होते हैं, ये बन जाएगा। तो पहला ग्राफ जब 0 पे है तो दूसरे ग्राफ का एंगल आपको पता है यहाँ से शुरू होना है दूसरा ग्राफ। तो ये दूसरा ग्राफ देख लें, ये ग्राफ 0 के एंगल से शुरू हो रहा है और ये ग्राफ 120 के एंगल से शुरू हो रहा है। आप जानते हैं ना, यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पे एंगल 180 है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 100, 110, यहाँ पे कितना होगा? 120। तो मैंने देख लें कि जो दूसरा ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट किया है, ये ब्लू कलर का। स्टोरी समझ आ गई? तो ये पहली कॉइल का ग्राफ बना दिया, दूसरी का भी। अब तीसरी कॉइल कहाँ पे है? तो देखो बेटा, अगर पहली कॉइल 0 पे है, दूसरी कितने पे है? आंसर है दूसरी 120 के एंगल पे है। तो इस वक्त तीसरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल, देखो यहाँ पे जो मैं एंगल की बात कर रहा हूँ वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल आपस में 120 है, लेकिन यहाँ पे बेटा जो एंगल बनाया जाता है वो एंगल कॉइल का बनाया जाता है जो उसका वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बना रहा हो। पहली कॉइल का वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 बना रहा है, दूसरी कॉइल का वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ 120 बना रहा है। तीसरी कॉइल का, अब देखें यहाँ पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस तरफ है, ठीक है, और ये कॉइल जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये कॉइल यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इस कॉइल का वेक्टर एरिया के साथ जो एंगल है वो कितना बन रहा होगा? आंसर है 240। तो बेटा तीसरी कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? आंसर है 240, 240। अगर मैंने यहाँ से ग्राफ शुरू करना है जिसका एंगल यहाँ पर 240 है, तो ग्राफ किस तरह से शुरू होगा? तो इसको हम यहाँ से देखते हैं, ये 90 है, ये 180 है, और ये बेटा कितना होता है? सर जी ये ना 270 होता है। तो अगर ये 270 होता है तो फिर ये 260 होगा, ये 250 होगा, तो यहाँ पे फिर कौन होगा? यहाँ पे 240 होगा। ये यहाँ थोड़ा क्लियर कर दूं, लेट मी करेक्ट इट, यहाँ पे 240 होगा। तो यानी जो तीसरी कॉइल है उस वक्त उसका ग्राफ जो यहाँ पे है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, इस तरह के पॉइंट से। तो फिर मैं यहाँ पे तीसरी कॉइल का ग्राफ बनाने जा रहा हूँ जो कि यहाँ से शुरू होगा
वो आगे ऐसे घुमा दें बस, जिधर जिधर घूमता है ये, ठीक है। तो आप देख लें 3 ग्राफ बना दिए मैंने। जो यहाँ पर ब्लैक कलर वाला ग्राफ है, ब्लैक कलर वाले ग्राफ का जो एंगल है वो 0 है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी फर्स्ट कॉइल। सेकंड कॉइल ब्लू कलर की है, उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 120 है। तीसरी कॉइल के लिए मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया है, तो उसका बेटा एंगल उस पॉइंट पर, उस जगह पर, यानी उस टाइम पर जिसका एंगल है वो 240 है। जिस टाइम पर पहली कॉइल का एंगल 0 है, दूसरी कॉइल का एंगल 120 है, समझ लो उस वक्त उसी लम्हे तीसरी कॉइल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना होगा, 240। अब हम अपनी स्टोरी को फर्दर जो है लेके चलते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अब मैंने ये तीनों कॉइल्स को यहाँ पे बना दिया, थोड़ा यहाँ से फंडा साफ करते हैं। ये पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल। इस कॉइल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पाकिस्तान में, मैं बात करने लगा हूँ पाकिस्तान की या इंडिया की, दोनों मुल्क ले लेते हैं यार, बाकी और भी हैं लेकिन मैं दोनों की बात करूंगा, बाकियों के बारे में मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता। ये जो कॉइल है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के दरमियान बेटा याद रख लो, पाकिस्तान में जो जनरेटर बनाए जाते हैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस 230 वोल्ट होता है। वैसे इसे चेंज भी हो सकता है, हम जो है 230 मानते हैं, कम ज़्यादा भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये जो कॉइल है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 230 वोल्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रख लेना है कि हमारे पास जो जनरेटर है उसके जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलते हैं पाकिस्तान में वो 230 वोल्ट होते हैं। ये MCQs, ठीक है। ये कॉइल्स के टर्मिनल्स के क्रॉस भी कितने मिलेंगे, 230 वोल्ट। ये कॉइल्स के टर्मिनल्स के क्रॉस भी कितने मिलेंगे, 230 वोल्ट। स्टोरी क्लियर हुई बेटा? तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, इन वायर्स का जो एक एक टर्मिनल था, इन तीनों टर्मिनल्स को हमने ऐसे कंबाइन कर दिया। तीनों टर्मिनल्स को क्या कर दिया, ऐसे इकट्ठा कर दिया, जोड़ दिया। आपको पता है हर कॉइल में हम एक पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उसका हम पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0। तो हम समझ ले तीनों कॉइल्स का जो एक टर्मिनल था हमने वो इकट्ठा कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। इस टर्मिनल का नाम भी रखेंगे, फिर एंड पे आप देखेंगे कि क्या इसका नाम रखा जाता है। अब मुझे बताइए कितने टर्मिनल बच गए हमारे पास, ये तो इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होकर एक बन गया ना, तो कितने टर्मिनल बच गए जनरेटर के पास, इसके पास 2 टर्मिनल होते थे, इसके कितने टर्मिनल बन गए, सोचो सर, 1 2 3 टर्मिनल बन जाएंगे, तो चौथा टर्मिनल नहीं मानना, तो ये क्या है, 4th। तो याद रख लो, जो 3 फेस वाला जनरेटर होता है इसमें ये 3 टर्मिनल्स होते हैं और 3 इनके कंबाइन करके हम एक बना देते हैं, तीनों का एक, या इसको कॉमन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बेटा इसकी आउटपुट हम बाहर कैसे लेंगे, जैसे इसके 2 टर्मिनल से आउटपुट लेने के लिए हमने स्लिप रिंग लगाए थे, तो बेटा ये पॉइंट को हम बाहर जब इसे आउटपुट लेते हैं इस पॉइंट की, तो इसके साथ अलग स्लिप रिंग लगाया जाता है, इसके साथ अलग स्लिप रिंग लगाया जाता है, इसके साथ अलग से स्लिप रिंग लगाया जाता है। तो सर जी ये आपकी मर्जी है, इसके साथ भी एक स्लिप रिंग लगा दो, तो सर जी मर्जी क्या, लगाना नहीं है, ये टर्मिनल ही यूज करना है बेटा। हम इसको बजाय स्लिप रिंग लगाने के, ये टर्मिनल का कनेक्शन जो होता है, हम वहां जो शाफ्ट लगी होती है ना, मेटल की बनी होती है शाफ्ट, या जनरेटर की जो फ्रेम होता है, जो उसकी जो बॉडी होती है या उसकी जो शाफ्ट घूम रही होती है, हम इसका कनेक्शन शाफ्ट के साथ कर देते हैं, समझ गए। तो दरअसल इसमें रिंग स्लिप जो होते हैं 3 होते हैं, तो चौथे पॉइंट जो होता है उसका कनेक्शन उस जनरेटर की जो मेटल की बॉडी होती है या उस जनरेटर की जो शाफ्ट होती है मेटल की बनी हुई, इसका कनेक्शन उसके साथ कर देते हैं। तो यूं इस तरह आपको बाहर वाली साइड पे, जनरेटर की बाहर, जब आउटपुट बाहर साइड पे देखते हैं, आपको 4 टर्मिनल नजर आएंगे। कितने टर्मिनल नजर आएंगे, 4, 1 2 3, तीसरा टर्मिनल ये तीनों, और चौथा तीनों का कॉमन टर्मिनल होगा। अगर आपने इस तरह कोई जनरेटर देखेंगे आप 3 फेज AC जनरेटर, तो आपको 4 आउटपुट टर्मिनल नजर आएंगे। अब बेटा एक टर्मिनल का नाम मैंने A रख दिया, एक का नाम B रख दिया, एक का नाम C रख दिया, और जिसको हमने कंबाइन किया था, ठीक है, उसका नाम हम यहाँ से इस तार को भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये स्लिप रिंग के जरिए निकल रही है, ये भी स्लिप रिंग के जरिए, ये भी स्लिप रिंग के जरिए, ये भी स्लिप रिंग से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसके लिए अलग से स्लिप रिंग नहीं लगाएंगे, इसको उसकी शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे, इसका कनेक्शन जनरेटर की बॉडी से या फ्रेम से होता है। अब जनरेटर से आउटपुट टर्मिनल्स यानी बाहर कितनी तारें निकल रही हैं, 1 2 3 और 4 तारें, ठीक हो गया जी। अब 4 तारें जो निकलती हैं एक काम करते हैं, ये जो कॉमन टर्मिनल होता है ना, जहां बिजली पैदा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ
77 आरबे में नियर फैसलाबाद पत्तों की इस्लामाबाद के पास इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर रहे हैं कामों की। और यहाँ पे बेटा ये टर्मिनल ज़मीन के अंदर बोर करते हैं, ज़मीन के अंदर ऐसे ड्रिलिंग करके ना सुराख करके कोई 10-20 फुट ये टर्मिनल को ज़मीन के अंदर ऐसे फिट कर दिया जाता है। बात समझिए कि नहीं। ये जो तीनों का कॉमन टर्मिनल है, हम जहाँ पे जिस इलाके में बिजली पैदा कर रहे हैं इसको ऐसे ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, इसको धरती माह के अंदर भेज देंगे, धरती माह में भेज दिया जाएगा इस टर्मिनल को। इसको आप कॉमन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉमन टर्मिनल को कहाँ भेज दिया जाता है, अर्थ में। ठीक है, अब ये भी अब आपको मैं बताऊंगा इसको क्यों अर्थ में भेजा है, इसका क्या फायदा है, इसका बड़े अहम पॉइंट्स हैं कि अर्थ में क्यों भेजा है इसको। अब आते हैं हम अपनी स्टोरी पे कि क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है। तो बेटा अगर आपके पास यहाँ पूछा जाए आपसे कि ये जो वायर्स हैं, ये टर्मिनल, इनके क्या नाम होते हैं, ठीक है, तो इनके मैं नाम बताता हूँ। कौन कौन से नाम हो सकते हैं। नाम बताने से पहले एक चीज़ सीख लें कि इसको 3 फेज क्यों बोला था। 3 फेज इसलिए बोला था कि एक कॉइल का एंगल यानी फेज एक होता है, दूसरी का उससे अलावा होता है, तीसरी का उससे अलावा होता है। यानी इसके अंदर 3 कॉइल्स होती हैं और तीनों के मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफरेंट फेज बन रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 फेज अवेलेबल होते हैं कॉइल में, 3 कॉइलें हैं तो तीनों के अलग अलग फेज होते हैं, अलग अलग एंगल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसलिए इसको 3 फेज जनरेटर कहते हैं। अब इन टर्मिनल्स के नाम जो हम पंजाबी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, फिजिक्स में बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं, इंडिया में बोलते हैं, 77 लोके में बोलते हैं, सारे नाम मैं बताऊंगा जो अपनी लाइफ में हम यूज़ करते हैं। बेटा ये जो A-B-C टर्मिनल है आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके नाम मैं रखने लगा हूँ। मैं नहीं, साइंसदानों ने रख लिया है। इन वायर्स को लाइव वायर्स भी कहते हैं। लाइव, लाइव का मतलब होता है अलर्ट। अलर्ट का मतलब क्या होता है कि बस इसको हाथ लगाएं तो आपकी जान लेने को तैयार है, आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको लाइव वायर का नाम दिया। इन वायर को हम फेज वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज वायर, या इसको रेड वायर भी कहते हैं। इसको गर्म तार भी पंजाबी में बोला जाता है, लाल तार भी बोला जाता है, रेड कलर। आमतौर पर इसके लिए रेड कलर की तार यूज़ की जाती है। आप डिफरेंट कलर भी यूज़ करने को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये एक प्रैक्टिस है कि रेड कलर की वायर यूज़ की जाती है जब हम इनके साथ कनेक्शन करते हैं। कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बोला कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन एक निशानी रखी हुई है। इनके लिए लाइन वायर का नाम भी यूज़ होता है। और जो बेटा कॉमन टर्मिनल वाली वायर है, इस वायर का नाम यहाँ पे हमने डी वायर रखा हुआ है। क्या है इसका नाम? डी से जाहिर किया हुआ है। इसको न्यूट्रल वायर भी कहते हैं। न्यूट्रल के पीछे भी थोड़ी लॉजिक है कि न्यूट्रल वायर क्यों कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता। ये एफएससी लेवल के बच्चे हैं आगे सुनने वाले, तो ये बहुत डिटेल्ड में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और सवाल है भाई, इसको न्यूट्रल वायर क्यों कहा। मैं यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं कर सकता, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आगे सुनने वाले असल में एफएससी के बच्चे हैं, तो कहाँ पे इसको लेके जाऊँ। बस इतना को बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर बी कॉइल का यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है तो सी का यहाँ पे कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मिल मिला के सबका पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव सारे मिला के 0 हो रहे होते हैं। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन के तौर पे याद रख लो, इसलिए हम इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कह देते हैं। थोड़ा अगर आपके पास, अगर आप टीचर हैं तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल क्यों बना। इस टर्मिनल को हम कॉमन भी कह सकते हैं। इसके लिए वायर जो होती है ब्लैक तार यूज़ करते हैं, ब्लैक का नाम भी देते हैं, ठंडी तार भी इसको कहते हैं। और इसके लिए ब्लैक कलर की वायर यूज़ की जाती है आमतौर पर। बाकी बातें वही, इसका पोटेंशियल हम 0 कंसीडर करते हैं। इसको लो पोटेंशियल भी कहते हैं आमतौर पर। लो पोटेंशियल के लिए भी, लो पोटेंशियल का वर्ड भी इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब ये सारे नाम जो जो मार्केट में होते हैं वो मैंने बता दिए, लेकिन हमारी फिजिक्स में मोस्टली जो यूज़ होते हैं इसके लिए लाइव वायर होता है और ये न्यूट्रल वायर होता है। अब नेक्स्ट बेटा जो आपको चीज़ याद रखनी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन वायर और लाइव वायर के दरमियान अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, यानी न्यूट्रल वायर इसके दरमियान बेटा 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये याद रख लेना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज़ 230। पाकिस्तान में 230 होता है। अगर आप कोई कंपनी डिफरेंट वैल्यू वाला बनाना चाहे बना सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पे जो हो रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इंडिया में भी यही होता है। सर जी इसके और इसके दरमियान कितना पोटेंशियल होगा? 230। इसके और इसके दरमियान 230, इसके और इसके दरमियान 230। ये वायर क्या है? तीनों की कॉमन है। इसका इसका 230, इसका इसके साथ 230, इसका इसके साथ 230। तो ये तीनों का कॉमन मैंने यहाँ ले लिया। तो अगर मैं
इसको ले रहा हूँ, साथ इसको ले रहा हूँ, मतलब फिर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ। इसका इसके साथ 230 230 230, ये तार मैंने यहाँ पे ले ली। अब मुझे बताओ यहाँ पे इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, 230 वोल्ट। इसका इसके साथ भी 230, इसका इसके साथ भी 230। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लो, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है लाइव, एक लाइव हो दूसरी न्यूट्रल हो, लाइव ये हो कोई भी लाइव एक ले लें, इसका इसके साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 230 होगा, इसके साथ 230, इसका इसके साथ 230, इसका इसके साथ भी 230 वोल्ट होगा। ये एमसीक्यूज के तौर पे आप इसको जो है बेटा प्रिपेयर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दूसरा होता है, अगर कोई दो लाइव वायर्स लेते हैं हम ए और सी की बात करते हैं, तो ये भी लाइव वायर है, ये भी लाइव, इस और इसके दरमियान 400 वोल्ट होता है, इसके दरमियान और इसके दरमियान 400 वोल्ट, इसके दरमियान और इसके दरमियान 400 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लाइव वायर्स, कोई भी लाइव वायर्स हैं दो, लाइव कौन सी है, ए बी सी, ए और बी के दरमियान कितना होगा 400, ए और सी के दरमियान कितना होगा 400, बी और सी के दरमियान कितना होगा 400, ए और सी के दरमियान कितना होगा 400। तो कोई दो लाइव वायर, इसका इसके साथ 400, इसका इसके साथ 400, इसका इसके साथ 400, इसका इसके साथ 400, कोई भी दो लाइव वायर उनके दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 400 होगा। अब यहाँ पे सवाल कर सकते हैं कि सर ये देखिए, इस पॉइंट का इसके साथ कितना है, इस पॉइंट का इसके साथ कितना है 230, इस पॉइंट के इसके साथ कितना है 230, तो इन दोनों का तो फिर 460 होना चाहिए, 460। देखो जी 230 230 230 230 कितना होना चाहिए 460, तो यहाँ 460 होना चाहिए, तो यहाँ 400 क्यों है। तो इसका लिए बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, इसके लिए मैं एंड पे दूंगा, अगर मुझे याद रहा, कोशिश करूंगा मैं याद रखूं इसको, तो एंड पे बताऊंगा कि ये तो 230 जो है 460 होना चाहिए था, 400 क्यों हो गया। तो ये एक बड़ी सीधी सी बात है, इसका आंसर मिलेगा, बस आप इसको याद रख लें। अब जब ये जमीन पे कॉमन टर्मिनल का कनेक्शन आ गया, या कॉमन टर्मिनल को हमने जमीन के साथ कनेक्ट कर दिया गड़े के साथ, तो बेटा जो जमीन है वो कहाँ फैली हुई है, आंसर है जमीन हमारे पूरे मुल्क में फैली हुई है, बल्कि आपकी जमीन पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो अगर जमीन हमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसका मतलब फिर ये कॉमन कनेक्शन जो है पूरी जमीन के साथ आपने कर दिया। आप जहां चाहें जमीन के साथ अगर आप किसी चीज को कनेक्ट कर दें, तो आपको समझ लें कि ये चीज के साथ आपका कनेक्शन हो गया, क्योंकि ये टर्मिनल हमने जमीन में दफन कर दिया है। अब इसका कनेक्शन पूरी दुनिया में, पूरी ज़मीन पर, इस ज़मीन पर, धरती माँ पर पूरी ज़मीन के साथ कनेक्शन हो चुका है। आप जिस मर्जी शहर में, सिटी में, मुल्क में आप इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या आप इसके साथ कनेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, अब अगली स्टोरी समझिए, ये समझाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए दी बेस्ट रहेगा। अगली स्टोरी है कि यही 4 वायर्स जो हैं आपके घर में भेज दी गई, आपके पिंड में, आपके मोहल्ले में, ज़िला फैसलाबाद, तहसील चंडीगढ़, ये वायर्स भेज दी गई। आप देखते हैं आपके मोहल्ले में आपको ये 4 तारें नज़र आ रही होंगी, 1 2 3, गली में देख लें, या तो आपको अपनी गली में 4 तारें नज़र आएंगी, या आपको आपकी गली में 3 तारें नज़र आएंगी, या आपको अपनी गली में जो पोल से तारें गुजरती हैं 2 नज़र आएंगी। देख लेना, जिनके गली में ज़्यादा घर होते हैं वहाँ आपको 4 तारें नज़र आएंगी, जिनकी गली में थोड़े कम घर हैं वहाँ पे आपको 3 तारें नज़र आ रही होंगी, जहाँ गली में कोई 1 2 घर है वहाँ पे आपको सिर्फ 2 तारें नज़र आ रही होंगी। यहाँ ठीक है जी। अब मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों, कैसे, किस तरह, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंट होता है। ये डायरेक्ट बिजली पैदा करके आपके घरों में तारें नहीं आ जाती, पहले ये ग्रिड स्टेशन में जाती हैं, वो सारा प्रोसेस होता है, ट्रांसफार्मर के पास जाती हैं, वोल्टेज अप डाउन होते हैं। लेकिन मैं वो सारी बीच की स्टोरी निकाल के डायरेक्ट जो आपके साथ होने वाला है ना, उस पर आ गया हूँ कि क्या होगा। अब आपका ये घर है और आपकी गली में, समझ लीजिए मोहल्ले में, आपकी छत के पास से ये 4 तारें गुजर रही हैं। आप वापड़ा वालों को कहते हैं कि हमें जो है बिजली का कनेक्शन दो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दो। तो वो क्या करते हैं, आपके घर में 2 तारें भेजते हैं। कितनी वायर्स भेजते हैं? 2 वायर्स। मैं एक और चीज़ याद करवाता हूँ आपको, जब आप कनेक्शन लगाते हैं तो हमारे 2 तरह के कनेक्शन होते हैं। ठीक है, कई लोगों के घर में जो मीटर लगा हुआ है वो बेटा सिंगल फेज मीटर होता है, हम बोलते हैं सिंगल फेज। वापड़ा वाले आपसे पूछते हैं आपने सिंगल फेज कनेक्शन करवाना है, या वापड़ा वाले पूछते हैं आपसे कि आपने 3 फेज का कनेक्शन करवाना है। क्या पूछेंगे वापड़ा वाले, कि आपने सिंगल फेज का कनेक्शन करवाना है या क्या करवाना है, 3 फेज का।
तो आप आम तौर पर जो लोग हैं वो सिंगल फेज़ का कनेक्शन करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग 3 फेज़ का भी करवाएंगे। अगर फैक्ट्री है, मिलें हैं, आटे वाली चक्की लगी हुई है, लकड़ियाँ काटने वाला आरा लगा हुआ है, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें लगी हुई हैं, तो वो वापडा वालों से 3 फेज़ का कनेक्शन लेते हैं। लेकिन हमने अपने घर में मोटर पंप या बल्ब शल्ब चलाने हो तो फिर हम सिंगल फेज़ का ही कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। और जब सिंगल फेज़ का कनेक्शन लेते हैं उसकी स्टोरी अलग बनाऊंगा, 3 फेज़ की स्टोरी अलग बनाऊंगा। मैंने कहा यार मेरा घर है, गरीब आदमी हूँ, मेरे को सिंगल फेज़ का कनेक्शन करवाना है। वापडा वाले आते हैं, क्या करते हैं, उनके पास वायर्स होती हैं, वो ये जो मेन वायर्स आपकी गली से गुजरती हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके ऐसे मेरे घर में ऐसे भेज देंगे, बोलो ये आ जाएगी सीधी मेरे घर में, और वापडा वाले एक और वायर भेजेंगे मेरे घर में, वो इसके साथ ऐसे जोड़ लगाएंगे और ये भेज देंगे। तो मुझे बताओ आपको वापडा वालों ने क्या दिया, सोचो क्या दिया वापडा वालों ने आपको। वापडा वाला ने एक लाइव वायर दी, बोलो कितनी लाइव वायर्स दी, एक लाइव वायर दी, एक लाइव वायर, और एक कौन सी दी आपको, कॉमन वायर, ठीक है। एक ब्लैक कलर की होती है, एक रेड की होती है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए आपको जब ये 2 वायर्स मिलेंगी तो समझ लो आपके घर में ना एक चीज़ आ गई है। कौन सी चीज़ आ गई है, आपके घर में इस वक्त 230 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान आप वोल्ट मीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि आपके घर में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान 230 वोल्ट होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब हमें अपने घर में एक बल्ब को चलाना है, तो बल्ब कैसे चलेगा, आपको पता है बल्ब के कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स, ठीक है। हम बल्ब का एक टर्मिनल इसके साथ जोड़ देते हैं कि इसके साथ बल्ब चल जाता है, क्योंकि इधर से और इसके दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, 230, बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है। एक हाई एक लो मान लें, इस तरफ पंखा चलाएं, एयर कंडीशनर चलाएं, मोबाइल चार्ज करें, लैपटॉप चार्ज करें, एंड सो ऑन, आपके पास 230 का पोटेंशियल डिफरेंस आप जिस मर्जी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और आपके घरों में जो चीज़ें होती हैं, फ्रीज़र हो, एसी हो, इस्त्री हो, टोस्टर हो, ओवन हो, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं सारी बेटा 220 वोल्ट पे, 230 वोल्ट पे चलती हैं। 230 वोल्ट मंगवा लिया, आप अपनी चीज़ें चलाते हैं, और आपने को जो सप्लाई मिली वो सिंगल फेज़ मिली, देख लिए एक ही फेज़ आपको मिला है। स्टोरी समझ आई। अच्छा, वापडा वाले ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फेज़ का कनेक्शन है इस वायर की बजाय आपको इस वायर से दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वापडा वालों ने फेज़ आपको यहाँ से दे दिया, या वापडा वाले आपको फेज़ यहाँ से भी दे सकते हैं, वापडा वाले फेज़ आपको यहाँ से भी दे सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर गली में 21 घर हैं, कितने हैं, 21 घर, तो कोई 7 घर को यहाँ से फेज़ दे देते हैं, 7 घरों को यहाँ से फेज़ दे देते हैं, 7 घरों को यहाँ से, क्या 21 के 21 को यहाँ से दे देंगे, यार ये तो लाइन फिर ओवरलोड हो जाएगी, ये वाली लाइन तो यहाँ तो सारा लोड इस पर पड़ गया, ये तो खाली रहेंगी। जनरेटर की एक कॉइल पे सारा लोड है, दो कॉइलें तो इसकी ऐसे फ्री में ही घूम रही हैं, तो उन्होंने ये 3 तारें भेजी होती हैं, फिर जितना लोड होता है कुछ इस पर डिवाइड कर देते हैं, कुछ इस पर, कुछ इस पर। अच्छा चलो 7 घर डिवाइड हो गए, तो जो 7 घरों में से 7 घरों को जो न्यूट्रल वायर मिली वो कहाँ से मिली, वो यहाँ से मिलेगी, 1 2 3 4, ये 7 पहले 7 को, दूसरे 7 को, तीसरे, तो 21 के 21 जो होते हैं, जो उनको कॉमन वायर मिलती है वो एक ही होती है। सबसे नीचे वाली तार जो होती है ना, आपकी 4 तारें आ रही हैं, सबसे नीचे वाली कॉमन होती है, तो पहले यहाँ से कॉमन सबको यहाँ से मिलेगा, 7 को फिर यहाँ से मिल जाएगा, 7 को फिर यहाँ से, 7 घरों को फिर यहाँ से। अगर 15 घर हैं तो 5 को यहाँ से, 5 को यहाँ से, 5 को यहाँ से। अगर 9 घर हैं तो 3 को यहाँ से, 3 को यहाँ से, 3 को यहाँ से। अब आप कहते हैं सर 10 घर हैं, तो यार उसका भी मैं बता देता हूँ, 10 घर हैं, 3 को यहाँ से दे देंगे, 3 को यहाँ से, 3 को यहाँ से, सर ये तो 9 है, तो यार एक और दे दो यहाँ से, क्या होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो इस तरह बेटा आप लोग देख सकते हैं कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, लेकिन फेज़ की जो है 3 तारें होती हैं, न्यूट्रल सबसे नीचे जो तार आ रही होती है न्यूट्रल होती है, ठीक है, और बाकी ये कनेक्शन यहाँ से ही लेना पड़ता है, ठीक है। और आपको पता है इसका इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस 230 और इसका इसके साथ 230, तो इस तरह आपके घरों में जो आने वाले वोल्टेज हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 230 मिलता है। कोई भी आप बिजली वाली चीज़ लगा के जो है वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे मीटर बाहर इसलिए लगाया होता है, यहाँ पे बाहर मीटर भी लगा होता है, वो मीटर इसलिए लगाता है, उनको पता चल जाता है कि आपने बिजली कितनी यूज़ किया, क्योंकि बिल भेजना उन्होंने कौन सा फ्री में आपको देनी है, आप ठीक है इतने अच्छे नहीं हैं कि फ्री में आपको बिजली सप्लाई करें।
मीटर लगाया जाता है ताकि वो उसको पमाइश कर सके कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है आप लोगों ने यूटिलाइज कर ली है। अगर वैसे फ्री में बिजली होती तो आप लोगों ने फ्री में एसी लगा लेने थे, आपने किस्तों पे लेके एसी चला लेने थे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये बिल डालते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। अगर पैसे ना होते, बाहर मीटर ना होते, तो फिर तो मौजें लग जानी थी हैं। हमारे पास कुछ और होता ना होता तो हम लाजमी एयर कंडीशनर लाजमी लगाते, और दिन में 6-6 दफ़ा हमने नहाना था, ठीक है ना। और ये फिर चलो अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह के कामों में बेहतरी होती है। अच्छा जी, अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगी है। कई लोग जो हैं मेरी तरह के गरीब लोग नहीं होते, अमीर लोग भी होते हैं, उनका सोचिए वो क्या करते होंगे। वो वापडा वालों से लड़ते हैं, हमें सिंगल फेस नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, 3 फेस। कितना फेस चाहिए? वो वापडा से कहते हैं हमको सिंगल फेस नहीं चाहिए, 3 फेस चाहिए। वापडा कहती है अच्छा 3 फेस चाहिए। तो वो फिर क्या करते हैं, आपको एक कॉमन तो देते ही देते हैं। फेस कितने दे देते हैं? एक फेस यहाँ से दे देते हैं, और एक फेस यहाँ से दे देते हैं, और एक फेस यहाँ से दे देते हैं। ये कौन इसकी डिमांड करता है? जो रिच पर्सन है। सर जी रिच पर्सन क्यों, गरीब आदमी नहीं लगा सकता? नहीं लगा सकता भाई गरीब आदमी, अमीर बंदा लगाएगा 3 फेज कनेक्शन। अमीरों के घरों के बाहर देख सकते हैं 3 फेज कनेक्शन लगे होते हैं आमतौर पे। अमीरों के अलावा भी लगवा सकते हैं, वो भी बताता हूँ वो कौन है। वो भी अमीर ही होते हैं वैसे। 3 फेज लगाने के लिए अमीर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गरीब भी लगा सकता है। मैं आपको बताऊँ वो कौन सा गरीब है। अगर किसी ने आटे वाली चक्की चलानी है ना, वो भी 3 फेज लगाता है, क्योंकि आटे वाली चक्की की जो मशीन होती है ना, तो वो मोटर जो होती है वो भी 3 फेज पे चलती है। तो आटे की चक्की जिसने लगाई है मोस्टली वो गरीब आदमी ही होता है। तो अगर आटे की चक्की नहीं चलानी तो बाकी समझ लो आप जो 3 फेज लगा रहे हो कोई अमीर ही बंदा है, क्योंकि आटे वाली चक्की चलाने के लिए 3 फेज चाहिए होते हैं। आटे वाली चक्की चलती 3 फेज पे है। फैक्ट्रियों में भी आपको 3 फेज चाहिए, फैक्ट्री वैसे अमीर होते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब आपके घर में कितनी 4 तारें आ गई? 4 तारें आ गई। इनका क्या करेंगे? सर हमारे घर में तो हर चीज़ 220 पे चलती है। तो इसकी स्टोरी बना के देता हूँ आपको।